हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी केम ऑफिशियल। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस। बट किसका एनालिसिस? बीपीएससी का। ओके, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है होता है, जो कि बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं जिसको। ओके, तो बिहार वाले स्टेट सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, जैसे कि हमारा यूपीएससी में होता है। ठीक है, तो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस का एनालिसिस हम करेंगे। ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी, मुझे मेल आया था, तो उसके लिए है ये। उसके लिए भी और आप सबके लिए भी, जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो यूपीएससी का मैं पहले ही कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने जब इसका सिलेबस देखा तो थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ है। ठीक है, तो यूपीएससी वाले सीएससी वालों का मैच करता है बीपीएससी से। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ सबसे पहले? ठीक है, तो आप क्या करना, गूगल पे डाल देना। गूगल पे आप देखो, मैं यहाँ पे ये मैंने कर रखा है वैसे तो सबसे पहले आप गूगल पे यही डालोगे, नॉर्मली डाल देना बीपीएससी का सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, तो फर्स्ट जो आएगा ना आपका लिंक, उस पर क्लिक कर देना। मैं बैक करके दिखा देती हूँ। मैंने यही डाला था बीपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस, तो फर्स्ट वाला जो आया सिलेबस बीपीएससी, ठीक है, इस वाले को क्लिक कर देना। देन ये वाली विंडो खुल जाएगी। आपको सिलेबस मिलेगा कहाँ? तो ये 3 है। ठीक है, ये तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं। ठीक है, ये जुडिशियल एग्जाम्स के हैं और ये अनदर एग्जाम्स। ओके, तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला, उस पर सिलेबस पे क्लिक करना। ठीक है, देन ये वाला पोर्शन आपका खुल के आ जाएगा। दिस पोर्शन और द पीडीएफ कंटेन्स 100 पेजेस। ठीक है, इसमें हम लोगों को बहुत सर्च करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हिंदी में दिया हुआ है काफी कुछ। हिंदी में भी सिलेबस इसका डिटेल दी हुई है, काफी सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा नीचे पहुंचते पहुंचते। नीचे दे रखा है इंग्लिश में, तो कंट्रोल एफ कर कर केमिस्ट्री क्लिक करना, आ जाएगा। ठीक है, हियर वी हैव ऑन द पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 63। ओके, इसको जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या है कि आपको सिलेबस मिल गया। ठीक है, बॉटनी कहाँ गया? अब हमको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में है क्या। ठीक है, पहले हमने यूपीएससी का सिलेबस देख लिया था, उसमें भी काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। एक्चुअली मोस्टली सिलेबस जो है ना हमारा मिलता जुलता है। यहाँ पर भी सेम है। ऑप्शनल सिलेबस, ऑप्शनल पेपर जैसे उसमें होता है यूपीएससी में, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। ये भी हमारा 2 पेपर होगा, सेक्शन 1, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, इसमें हमारे सेक्शन डिवाइडेड है। केमिस्ट्री का सेक्शन 1 ये हो गया एंड सेक्शन 2 ये हो गया। ठीक है, जैसे हमारा उसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, एज इट इज वही है। ठीक है, अब देखो, इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट हमारा सेक्शन 1 में दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन 1D, quantum numbers, hydrogen atom wave numbers, shape of sp_d orbital, ionic bond, lattice energy, bond Haber cycle, Fajan's rule, dipole moment, characteristics of ionic compound, electronegativity differences कोवेलेंट बॉन्ड के, एंड इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के उससे बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस H2 N2 O2 F2 NO CO HF मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? सेकेंड वी हैव थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, वो पूरा थर्मोडाइनेमिक्स है, यहाँ से लेकर के सीपीसीवी, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, किर्चॉफ इक्वेशंस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, एंट्रोपी चेंजेस इन गैसियस फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मो, ये दिस इज कंप्लीट थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, थर्ड है हमारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। ठीक है,
law of constancy of interfacial angles, crystal systems and crystal classes, crystallography groups, designation of crystal faces, lattice structure and unit cell, laws of rational indices, Bragg's equation, X-ray diffraction by crystals, defects in crystals, elementary study of liquid crystals. Okay, देन फी फोर्थ भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। ऑर्डर मोलिकुलरिटी रेट, ओके, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ लाइफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट्स, कोलिजन थ्योरी, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीक्रेशन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फिफ्थ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, ये बहुत सिमिलर है, यूपीएससी वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आप देखना एक बार, ठीक है। आप ना दोनों पेपर एक बार, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो उसके साथ आप बीपीएसपी भी दे रहे हो, बीपीएससी, ठीक है, तो आप दोनों सिलेबस एक बार ले लेना, ठीक है, कंपेयर करना और फिर देखना, ठीक है। मोस्टली टॉपिक आपके सेम है, यहाँ पर थोड़ा कम है फोटो केमिस्ट्री वाले में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड वगैरह जो थे, जो करे हुए हैं हमने, ठीक है। जनरल केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे थोड़ा इनऑर्गेनिक आ गया, जनरल केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक। तो इसको देखने से हमें क्या पता है चल रहा है कि जो हमारा सेक्शन 1 है, ठीक है, सेक्शन 1 जो है हमारा, ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये मेरा कर रहा है फिजिकल केमिस्ट्री पर, ठीक है, प्लस हमारा इनऑर्गेनिक थोड़ा सा है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 1 है हमारा मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री है प्लस इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, अगर आपके देखो, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर आपका बेस बिल्ड नहीं हुआ हुआ है, लाइक आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री से हट के कोई भी सब्जेक्ट आपका है इन द साइंस फील्ड, ओके, या फिर आपने स्ट्रीम चेंज कर ली है 12th के बाद और आपने 12th तक केमिस्ट्री पढ़ी है, तब भी आपको ये बात लागू होती है कि आपको क्या करना है कि अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शनल लेके चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल उसको टिप्स पे होनी चाहिए आपके, ठीक है? अगर आप उसको टिप्स पे ले लेंगे ना 11th-12th की एनसीईआरटीज़ को, उसके बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसके लिए? आपको ये सिलेबस समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है? आपका जब बेस बिल्ड, वही बोलते हैं ना कि फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए अच्छा सा, उसके बाद ही आप, जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग तो फिर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको नींव मजबूत करनी है, नींव मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 11th-12th की बुक सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, भाई हम 10th से जब 11th में आते हैं ना, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है हमारे जब सब्जेक्ट में, कि केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री जो हमारी 10th क्लास में थी, ठीक है, वो तो बिल्कुल बेसिक्स थी, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड है, क्या वर्सटाइल नेचर है उसका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो उससे काफी बड़ी आ जाती है यहाँ पे 11th में, आप अगर देखोगे तो आपको ना सबसे पहले, अगर आप इसको अप्रोच करना चाहते हो केमिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ना 11th-12th की बुक उठानी है, ठीक है। काफी सारे बच्चे मुझे ना कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम स्टार्ट कहाँ से करें, मैम स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट आप यहीं से करोगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है, आपका डायरेक्शन ना सिलेबस की तरफ होना चाहिए, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या-क्या आ रहा है, एक-एक वर्ड कि क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रही हूँ या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रही हूँ, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4, ठीक है? जो हमारा है 11th क्लास में, वो आपको रट जाना है कि उसमें एक्चुअल में छोटी-छोटी, मोटी-मोटी चीज़ें क्या थी? अच्छा, इतने बॉन्ड बन रहे थे, उसमें उतने बॉन्ड बन रहे थे, कौन-सी एनर्जी जा रही थी, कितना प्रेशर लग रहा था, टेम्परेचर ठीक है? ये सब आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कोई भी सब्जेक्ट आप अप्रोच कर रहे हो तो उसका सबसे पहले एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब जब तक अब वही बात है ना, नींव नहीं कंप्लीट होगी आपकी, नींव ही नहीं बनेगी तो वो ऊपर का बिल्डिंग कैसे बनेगा? तो आपको नींव बनानी है, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना है, ठीक है? तो सेक्शन 1 के लिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले 11th की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी, ठीक है? जो ग्रीन कलर की बुक है हमारी, वो उसमें थर्मोडायनामिक्स के बहुत बेसिक्स दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। वो अगर आप वहाँ से भी पढ़ लोगे ना, तो आधा तो आपको हो ही जाएगा। आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम अगर 11th-12th को इतना मैटर नहीं करते बच्चे कि चलो हो गया अब तो खत्म, अब क्या पढ़ना उससे, ऐसा नहीं होता है। वो बुक्स ना बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपके लिए। इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर मास्टर्स, दैट विल हेल्प यू वेरी मच, ओके? जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हर जगह नहीं मिलते हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको बेस बिल्ड करना है। आपने ये सिलेबस पढ़ लेना है एक बार, ठीक है? सिलेबस पढ़ लेना है। अब जैसे यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स लिखा है, सॉलिड स्टेट लिखा है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट। अगर आपको उसको बेसिक्स उसमें लिखे हुए हैं सारे, ठीक है? कितना होता है, कौन-सा लैटिस है, कित एफसीसी है, कौन-सा है, वो सब बीसीसी है, कैसे बनता है, ठीक है? वो सब आपको वहाँ से पढ़ जाना है। उसके बाद कैसे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? अब देखो आप वहाँ से पढ़ तो लोगे लेकिन वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा आएगी नहीं आपको, अगर मैं इसको देखूँ, ब्रैग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, ठीक है? और ये इंडाइसेस वगैरह आपको मिल जाएँगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन केसेस डिफेक्ट्स वहाँ पर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। शॉटकी हो गया, ठीक है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स हो गए और काफ़ी सारे हैं, ठीक है? तो आप ना ये आपकी बस बेसिक्स जो है आपको बिल्ड करवा देगा एनसीईआरटी, ठीक है? उसके बाद आपको ये वाला जो अगर आप सॉलिड स्टेट वाला लेना चाहते हैं, तो ये ना काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है। बहल एंड बहल करके एक बुक आती है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है? अरुण बहल करके एक है, तो वो बहुत बेसिक बुक है, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा खासा उसमें दिया हुआ है, बहुत छोटा-छोटा वर्क दिया हुआ है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाएगी, ठीक है? अब आपको अंडरस्टैंडिंग उससे बिल्ड हो जाएगी। इन केस आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए ना, तो आप ना एक काम कर सकते हैं, आपको अगर बुक में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, आपको पीडीएफ से पढ़ने का काफ़ी मन है या पीडीएफ से आप पढ़ पाते हैं, तो एक वेबसाइट मैं बता देती हूँ, ईपीजी पाठशाला करके है, ठीक है? ईपीजी पाठशाला आप गूगल पे यूजुअली डालोगे, वहाँ पर पे आपको अपना सब्जेक्ट सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्नर सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है केमिस्ट्री, ठीक है? उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? उसमें मॉड्यूल्स में आप अपना टॉपिक डालोगे, लाइक मुझे अगर सॉलिड स्टेट सर्च करना है, तो मैं सॉलिड स्टेट डालूँगी, तो उसमें आपके टॉपिक्स आ जाएँगे, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, बहुत डिटेलिंग दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है विद एग्ज़ाम्पल्स। तो आप वहाँ से भी वो भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक हो गया। बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो बुक से पढ़ सकते हैं। बुक मैंने जो मैंने यूपीएससी का सिलेबस डाला हुआ है, उसके नीचे बुक लिस्ट दी हुई है, ठीक है? बुक लिस्ट दी हुई है, तो वहाँ से आप बुक उठा लो, कोई भी जो इसमें मैच करती हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से बुक से पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी के लिए बुक अलग है या बीपीएससी के लिए बुक अलग है, बीपीएससी के लिए। तो बुक देखो सेम ही रहेगी क्योंकि हमारा केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री बिहार में जाके अलग नहीं हो जाती है या यूपीएससी के अलग नहीं हो जाएगी। इंडिया में आता है बिहार, तो इंडिया के लिए केमिस्ट्री एक ही है, मतलब इंडिया क्या वर्ल्ड के लिए केमिस्ट्री एक ही है, तो केमिस्ट्री की बुक वही रहेगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुक आपको चेंज करनी है, वहाँ से आप बुक्स लिस्ट ले सकते हो, वही बुक लिस्ट आप रेफ़र कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, ठीक है? या केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी मैं बोलूँगी ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी ये सब ना 12th की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 11th की बुक में। तो वहाँ से आप अगर ये बिल्ड कर लोगे जो बेस है आपका, देखो बेस मजबूत होना चाहिए, हाफ लाइफ रिएक्शन इफ़ेक्ट क्या है, ये एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वहाँ से एक बार आप ना मतलब आपकी ना क्लैरिटी बन जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ के ये पेपर निकाल दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको जब वही होता है ना कि हमें वर्ड्स बनाने के लिए एबीसीडी तो सीखनी पड़ेगी, तो वही चीज़ है बस, कि हमें अ, ये वाला पेपर निकालने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। मेरा सजेशन है ये, ठीक है? अगर आपको
लगता है कि एनसीईआरटी तो क्या है, तो वो मतलब डिपेंड करता है ना बच्चों के ऊपर कि मुझे आता है एनसीईआरटी, अगर आपका बेस क्लियर है तो मत पढ़ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है बिल्कुल। जिसका थोड़ा है डगमगाया हुआ सा, जैसे मैंने बोला बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिलती है ज़्यादा, ठीक है? तो उनका थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे। तो बस वही है कि ये थोड़ा याद सा आ जाएगा कि हमने पढ़ा क्या था, ठीक है? अब कुछ-कुछ बच्चे होते हैं, सिलेबस देख के ही बोलने लगते हैं कि अच्छा ये क्या था? अरहेनियस इक्वेशन क्या था? अच्छा डिबाय ये मकल नहीं है, हकल है, ठीक है? दिस इज़ हकल, डिबाय-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? ये वाली रिएक्शन तो आपको उसमें मिलेगी, पूरी शर्मा पठानिया में, रिएक्शन की डेरिवेशन है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना अगर मैं देखूँ, तो इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एनसीईआरटीज़ में बहुत बेसिक दिया हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? इसके लिए आप 5th वाले के लिए ना पढ़ो एनसीईआरटी तो चलेगा, ठीक है? इस वाले के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। लेकिन आपको सॉलिड स्टेट के लिए पढ़ लेनी चाहिए और केमिकल काइनेटिक्स के लिए पढ़ लेनी चाहिए और थर्मोडायनामिक्स के लिए तो मस्ट है, ठीक है? अगर आप भूले-भटके हो गए हैं उसके लिए तो, ठीक है? एंड उसके बाद आ जाता है हमारा वेट उसके बाद आ जाता है कॉन्सन्ट्रेशन सेल, लिक्विड, जंक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ। ये भी आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हो, ठीक है? फ़ोटो केमिस्ट्री के लिए भी आप बुक रेफ़र कर सकते हो, जो मैंने उसके नीचे बताई हुई है, यूपीएससी वाले सिलेबस के नीचे, ठीक है? अदरवाइज़ आप इसका तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छे से पूरा बताया हुआ है। नहीं तो आप अगर पूरे हैंड मतलब रिटन नोट्स चाहते हो ना एग्ज़ैक्टली आपको मतलब समझ में भी आ जाए और मिल जाए सब कुछ, तो वो ईपीजी पाठशाला जो मैंने अभी बताई थी, वहाँ से आप उठा सकते हो इसको, फ़ोटो केमिस्ट्री को बहुत अच्छा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, यूजीसी की तरफ से वो बनाई गई है, ठीक है? तो आप क्लेम भी कर सकते हो कि भाई वहाँ तो ऐसा लिखा है तो हमारा आंसर गलत क्यों है? ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से उठा सकते हो। देन वी हैव जनरल केमिस्ट्री फॉर डी एलिमेंट्स अ, हाँ, ओके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं हम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके भी आपको थोड़ा वहाँ से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? इसका सबसे डिफरेंट होता है और इसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है? तो वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसका बेस बिल्ड कर सकते हैं आप एनसीईआरटी से देन यू कैन जंप टू एडवांस बुक्स, ओके? मेटल कार्बोनिल्स के लिए आप इनऑर्गेनिक की बुक आती है एक व्हाइट कलर की, नाम नाम मैं भूल रही हूँ। अ, मैं नाम बता दूँगी मैं मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ। व्हाइट कलर की बुक आती है एक ऐसे करके सिलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके है एक। ऑथर का नाम मैं भूल गई हूँ, बुक का नाम ये है सिलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? उसपे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ये, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ओलेफिन एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? ये वाला मेटल कार्बोनिल्स आप वहाँ से कर सकते हो। कंपाउंड विथ मेटल एंड मेटल बॉन्ड्स एंड मेटल एटम क्लस्टर्स, ये भी वहाँ से मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। एल्स अगर आपको वहाँ से अगर आपको कम लगता है ना मैं आपको सही बता रही हूँ, नोट्स के फॉर्म में आप वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन स्टिल आपको अगर कम लगता है तो आप जेडी ली से कर सकते हो ये वाला टॉपिक, ठीक है? वो उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। देन हमारा 9th पे आ जाता है जनरल केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड, सेपरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको बेस बिल्ड करना है एनसीईआरटी से। अच्छा बीपीएससी के लिए अब वहाँ पर एनसीईआरटी होती है कि नहीं मुझे नहीं पता। पर आप अगर अगर आपको नहीं खरीदनी है एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तब तो ठीक है। बट अगर अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं खरीदना चाहते तो कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ना अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर के एनसीईआरटीज़ बुक्स डाल दो वहाँ पे। इसके काफ़ी सारे ऐप्स हैं, ठीक है? एनसीईआरटीज़ बुक्स के तो आपको फ्री में वो मिल जाएगी। वहाँ पे ऐप डाउनलोड करो एनसीईआरटी का, ठीक है? तो वहाँ से 1 से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस
और कोई भी बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। जैसा आपको चाहिए वहाँ पे जाओ, डालो और डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैंने अपने फ़ोन में किया हुआ है डाउनलोड, ऑल्दो मेरे पास एनसीईआरटीज़ भी हैं, बट जैसे कि कुछ-कुछ बुक्स होती हैं जो मैं नहीं खरीदना चाहती दोबारा से, जो मेरे पास नहीं है, तो वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप भी कर लेना एक बार, ठीक है? ओके, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर रिएक्शन इन उसके बाद ये वाली ये जनरल केमिस्ट्री ऑफ एवलॉग, ये भी आप उससे पढ़ सकते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है? ये वाला टॉपिक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इनऑर्गेनिक की मोस्टली टॉपिक्स आपको वहाँ मिल जाएँगे। ओके, तो हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? जिसमें हमारा क्या-क्या था? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया थोड़ा-सा, और हमारा क्या कंप्लीट हो गया? हमारा हो गया फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है? ये हमारा आ जाता है सेक्शन 2 फॉर बीपीएससी, ठीक है? तो सेक्शन 2 हमारे क्या बता रहा है कि इसमें हम अगर सिलेबस को एनालाइज़ करें, तो हमारा सिलेबस यहाँ पे ऑर्गेनिक का बनता है, ठीक है? और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे बन रही है हमारी, ठीक है? ऑर्गेनिक के लिए देखो यार, सिलेबस बहुत कम सा लग रहा है मुझे तो। तो भाई जो-जो कर रहा है ये बीपीएससी वाला, कर दो भाई, अच्छा है, ठीक है? इतना कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, यूपीएससी से तो बहुत कम सिलेबस मेरे को लगा, बहुत कॉन्ट्रैक्ट वे में दिया हुआ है, और बहुत ठीक है, बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये तो अरे ये तो करा ही हुआ है ऐसे करके, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग सिलेबस पे आते हैं, चलो अब। फर्स्ट हमारा है रिएक्शन मैकेनिज़्म्स। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज़्म में हमारे जनरल मेथड्स हैं काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक स्टडी ऑफ मैकेनिज़्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बाय एग्ज़ाम्पल, ठीक है? देन वी हैव फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होना चाहिए ये। अगर जिसको नहीं पता है ना, वो उसका थोड़ा पिटाई पड़ेगी। पिटाई क्या मतलब, जल्दी-जल्दी जाओ 11th की बुक उठाओ, पढ़ो उसको, ठीक है? ये बहुत बेसिक है, ये तो हम 10th और 9th में भी पढ़ लेते हैं, कार्बोकैटायन्स वगैरह, ठीक है? इंटरमीडिएट्स स्टेबिलिटी तक वहाँ तक पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं आई गेस। नाइट्रीन्स हम नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये वाला अगर आपका बेस नहीं है क्लियर, तो फिर सबसे पहले वही बोलूँगी मैं, एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है? अगर एनसीईआरटी पढ़ ली है, अच्छा अच्छा खासा क्लियर है, एसएम मुखर्जी करके बुक आती है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है? ग्रीन कलर की, वहाँ से उठाओ और पढ़ो, ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अगर वहाँ से भी नहीं पढ़ना है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। मैं बहुत बेसिक्स वो बता रही हूँ कि आपको मतलब हैंड टू हैंड नोट्स वहाँ से अच्छे खासे मिल जाएँगे। अगर ये भी नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ने का मन नहीं है, तो ईपीजी पाठशाला बेस्ट है। वहाँ से टॉपिक लो, समझो, पढ़ो, हो जाएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। एसएन 1, एसएन 2 हम अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, ठीक है? इसको अगर आपका बेसिक भूल गए हो, वही है एनसीईआरटीज़ पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद या मेरे हिसाब से तो तुम पढ़ ही लो एनसीईआरटी, क्या जा रहा है थोड़ा 15 से 20 दिन उसमें लगा दो पढ़ने में, एनसीईआरटी पढ़ने में 15 से 20 दिन अच्छे से दे दो उसको, ठीक है? उसके बाद तुम अपना एडवांस बुक्स पे जाओ। तुम्हें ना टॉपिक्स ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो पढ़ा था यार, अरे ये तो पढ़ा है, अरे ये तो पढ़ा, सब कुछ पढ़ा-पढ़ा सा लगेगा तुम्हें फिर। तो एक बार कर जाओ एनसीईआरटीज़ 20 दिन तक ना अपना शेड्यूल टारगेट फिक्स कर लो कि हमें 20 दिन में एनसीईआरटी खत्म करनी है। 10 दिन में हमें 11th की करनी है, 10 दिन में हमें 12th की करनी है, 5-5 दिन बाँट लो चारों के लिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा एसएन 1, एसएन 2, ठीक है? ई1, ई2 अच्छा, एच चाहिए, ई1 होना चाहिए, ठीक है? ई1 होना चाहिए ये, यार ये बड़ी मिस्टेक्स दे रखी है, ई1, ई2, ई1 सीबी, ठीक है? सिस ट्रांस ये वाला भी सब कुछ उसमें है, माइकल एडिशन, एडिशन टू कॉन्जुगेटेड कार्बन डबल बॉन्ड्स, ओके, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है? जो मुझे देखने को मिल रही हैं इसमें, तो आप ये मिस्टेक्स मत करना। आपको यहाँ पे एच एच एलिमिनेशन तो हाँ, वही है ई1 एलिमिनेशन होता है ये, ठीक है? ई1 एलिमिनेशन है, ई2 है, ठीक है? और एक वो था ना हकल्स का भी गलत दिया हुआ था, हकल्स आप देख लेना,
ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे मुखर्जी में मिल जाएगा, अच्छी खासी बुक है वो यार, मैं तो उसको बाइबल की तरह यूज़ करती हूँ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन पेरिसाइक्लिक भी आपको अच्छा-सा मिल जाएगा ईपीजी पाठशाला वाली वेबसाइट पे। उसके बने-बनाए नोट्स मिलते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ से बस समझना है आपको और हैंडी नोट्स बनाने हैं उस अपने, कि आप वो अगर आप रिएक्शन समझ गए ना, तो आप उसको लिख तो सकते ही हो, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेज़न डिकमेंस रिएक्शन, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है। पर्किंस रिएक्शन, रिमर-टीमन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना, गलत मत पढ़ना, ठीक है? स्पेलिंग चेक कर लेना, कैनिज़ारोज़ है, कैनकज़ारो लिख रखा है। तो ये नेम रिएक्शंस हैं, ये भी आपको इज़िली एसएम मुखर्जी में मिल जाएगी, ग्रीन कलर की बुक आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इन केस आपको बुक नहीं लेनी है, ईपीजी पाठशाला इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? पॉलीमेरिक सिस्टम, पॉलीमरिक सिस्टम के लिए अभी आप ईपीजी पाठशाला यूज़ कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स एंड ग्रुप एनालिसिस, सेडिमेंटेशन, लाइट स्कैटरिंग, विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर्स। ओके, ये जिंगर नाटा कैटालिसिस, नायलॉन, टायरम, ये सब आपको इनऑर्गेनिक की बुक में मिलेगा, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है, सेकंड और थर्ड वाला। सेकंड और ये बी एंड सी, ठीक है? इनऑर्गेनिक, ये भी स्पेलिंग, इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक सिस्टम, ठीक है? फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड कंपाउंड, सिलिकॉन, बोराजिन, ये आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है, उसमें मिल जाएगा, काफी अच्छे से दिया हुआ है। व्हाइट कलर की बुक है, मुझे ऑथर अभी तक याद नहीं आया मुझे याद आ जाना चाहिए था, शायद तुली शर्मा करके है, याद नहीं आ रहा मुझे याद। उसके बाद ये फ़िल्ड का एस्लाइजेशन, अच्छा, रिफॉर्मेट्स की पिनाकोल, पिनाकोलिन, वेगनर, ये अलग-अलग है, ठीक है? ये वाली जो रिएक्शंस है ना, पिनाकोलिन, पिनाकोलिन, वेगनर, बेकमैन, ये दोनों कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस होती हैं, उसमें ये 2 टॉपिक आते हैं। कार्बोकैटायन बना के हम उसको रीअरेंज करके जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आता है, उसका हम ऐसे करके होता है ये, ठीक है? बेकमैन रीअरेंजमेंट्स ये भी वही है। देयर मैकेनिज़्म्स, इनके मैकेनिज़्म्स, यूज़ेस बताने हैं हमको, ठीक है? विद द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये हमारे रिएजेंट हैं हमारे ये इतने सारे। इनके यूज़ेस वगैरह बनने में भी बताने हैं, ठीक है? यूज़ेस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ केमिकल सिंथेसिस, ठीक है? लिक्विड अमोनिया हो गया, NaBH4, ओके, ठीक है। ये हमारा ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा, ये हमारा जो बैकमैन रीअरेंजमेंट्स तक है, ठीक है? ये तो हमारा एसएम मुखर्जी में कन्फर्म मुझे पता है, अच्छा खासा दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है? रीअरेंजमेंट्स ये जो हमारे रीएजेंट हैं, उनकी रिएक्शन उसमें शायद नहीं दी हुई है इतनी अच्छी, ठीक है? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, ठीक है? अगर वहाँ भी नहीं आपको मिलता है, तो आप ईपीजी पाठशाला पे चेक चेक करो, वहाँ डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगा रीएजेंट वाले टॉपिक पे आपको मिल जाएगा मॉड्यूल, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा फोटो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? टाइप ऑफ रिएक्शंस बताने हैं इसमें, एग्ज़ाम्पल्स और सिंथेटिक यूज़ेस क्या है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, यहाँ पे थोड़ा हमारा अब यहाँ 5th और 6th हमारा आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन, ये वाला, ठीक है? ये आ जाते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये यार मैंने पता है ईपीजी पाठशाला से पढ़ा हुआ है ये, ठीक है? और वहीं से नोट्स बनाए थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे अच्छे नोट्स मुझे और कहीं मिले नहीं। मिले क्या मतलब मैंने पढ़े बट मुझे इतने अच्छे लगे नहीं वो। तो आई एम डैम श्योर आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना ईपीजी पाठशाला पर। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत अच्छे अच्छे खासे नोट्स दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया दिया हुआ है, तो आप पक्का उस पे जाना, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है? उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन प्रिंसिपल्स, ये भी वहीं पे मिल जाएगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रा इंफ्रारेड, रमन, आइसोटोपिक सॉल्यूशंस, ये भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक
specificity of functional group, electronic spectra, singlet, triplet, conjugated double bonds, unsaturated carbonyl carbons, compounds, NMR, chemical shift spin coupling और ESR। ये आपको ईपीजी पाठशाला में भी मिल जाएगा। और एक बुक आती है, अगर देखो ये ना और सेक्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन देखकर हम, तो ये ऑर्गेनिक वाली वो है, ठीक है। तो आप ना इसका बुक आती है, देखो अगर दोनों तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। केमिकल शिफ्ट स्पिन स्पिन कॉम्पलिंग पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ना 2 बुक आती है, एक ग्रीन कलर की छोटी सी बुक आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए होती है वो बुक। उसका नाम है बेनवल करके नाम है एक, ठीक है। बेनवल, BEN है, बी, अरे यार लिखना में नहीं आ रहा ये, बेनवल करके बुक आती है ग्रीन कलर की, वो आप ले लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और ये मतलब वो उसकी डायरेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले के लिए, ठीक है। एक बुक आती है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक बुक है। ठीक है। तो एक दोनों ये दोनों बुक हैं एक, ठीक है। इस वाले का ऑथर मुझे नहीं याद। दोनों बुक ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आपको इसमें हैंड टू हैंड नोट्स मिल जाएँगे और आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना तो ईपीजी पाठशाला इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस पार्ट। और इसका एक क्वेश्चन पेपर भी मैं डाउनलोड करूँगी और फिर उसका क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे हम, 2020 का ही उठा लेंगे। अगर 2020 का मिल जाता है मुझे, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाकर हम उसको एक बार देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हमने सिलेबस, हमारा डायरेक्शन है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना क्या है वो तो हमें सिलेबस बताएगा, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो हमें क्वेश्चन पेपर बताएगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका ये सिलेबस, आपकी कीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। जब तक आपके पास ये दोनों है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने से। तो आपको ये दोनों चीज़ निकलवा लेनी है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, केमिस्ट्री के सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ये दोनों ही आपको पेपर क्रैक करवाएँगी। अगर कोई बोलता है कि सिलेबस से कुछ नहीं होता, पेपर देखने से कुछ नहीं होता, पुराने वाले बस कोचिंग लो और दे दनादन पेपर पढ़ते जाओ और पेपर दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिलेबस आपको बताएगा कि पढ़ना क्या है और क्वेश्चन पेपर बताएगा आपको पढ़ना कैसे है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को कभी भी बिना इन दोनों को कभी भी पढ़ते टाइम इन दोनों को अलग नहीं रखना है, इनको सामने रखना है पढ़ते टाइम और इन्हीं से पढ़ना है। यही दोनों आपको पेपर कवर करवाएँगी, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट आज का टॉपिक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस एनालिसिस, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके क्वेश्चन पेपर पे होगी, ठीक है? और टॉपिक्स का वीडियो मैं बना दूँगी। एक्चुअली मुझे नहीं मिल पा रहा है टाइम, क्योंकि मेरे पास खुद ऑलरेडी इतना सारा पढ़ने के लिए होता है। तो इट्स हार्डली आई एम हार्डली फाइंडिंग एनी टाइम टू मेक वीडियोज़ फॉर द सर्टेन टॉपिक्स, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, ठीक है? तो ये तो सिलेबस था, तो सिलेबस तो ईज़िली हो जाता है, फटाक से बता दो। पर टॉपिक्स में थोड़ा है कि टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम तो जब-जब मिलेगा तो मैं तब-तब करती रहूँगी। बट टिल देन आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी पे रिले हो जाना है, बिल्कुल नहीं होना। आपको पेपर क्लियर करना है, आप जल्दी-जल्दी सारी पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो जिसको ज़रूरत है ये वीडियो की। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।